हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखने जा रहे हैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 यानी कि कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। ये हमारे महिला पर्यवेक्षक की सिलेबस का लास्ट पॉइंट, नियरली अबाउट लास्ट टॉपिक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है, और भी है तो उसको हम लोग क्रमशः उसको कंप्लीट करेंगे, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 है क्या। ठीक है, तो ये जो है जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, बाल अधिकार है ना। बाल अधिकार यानी कि बालकों से रिलेटेड है, तो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आएगा ये? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सबसे पहली ये बात है कि ये एक्ट कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए दो पॉइंट्स होते हैं, इनैक्ट होना और कमेंस्ड होना। इनैक्ट और कमेंस्ड में अंतर क्या होता है? ठीक है, देखिए जैसे कि संसद के द्वारा कोई भी बिल जब पास कर दी जाती है, ठीक है, पास हो गई है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाती है उनकी मंजूरी के लिए, है ना, उनकी एसेंट जिसको हम बोलते हैं। जब वो दस्तखत कर देते हैं किसी भी बिल पे तो वो एक्ट बन जाता है, बिल एक्ट बन गई। कब बनी? जब राष्ट्रपति की सहमति उसको मिली। ठीक है, तो ये एक्ट कब बना है? 20 जनवरी 2006 में। ठीक है, फिर उसके बाद बन तो गया, लेकिन लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ है 5 फरवरी 2007। ये दो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो आप लोगों को याद रखना है। किससे रिलेटेड? कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, जिसको हम बोलते हैं बाल अधिकार अधिनियम 2005। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये क्या है और क्या इसके अंदर है और ये क्या बोल रहा है। ठीक है, तो ये क्या बोलता है ये एक्ट कि राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग बाल अधिकारों के लिए राष्ट्रीय और राज्य आयोग का गठन करने की बात ये बोलता है। ठीक है, कौन सा एक्ट? यदि आपसे अब पूछेगा कि ये राष्ट्रीय आयोग और या फिर हम बोल सकते हैं राज्य आयोग बाल अधिकार किसके अंतर्गत आता है, तो वो आता है बाल अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये जो सॉरी, ये साथ में बोलता है कि चिल्ड्रंस कोर्ट का गठन किया जाए। चिल्ड्रंस कोर्ट क्या होता है? देखिए मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि निर्भया केस हुआ था, उसका एक दोषी था, उसको जुवेनाइल कोर्ट में उसके मुकदमे चलते थे। ठीक है, बाकी 3 के तो अलग कोर्ट में चलते थे, लेकिन एक का जो है जुवेनाइल कोर्ट में चलता था। जुवेनाइल कोर्ट क्या होता है? जो 18 से कम उम्र के लोग होते हैं उनको, उनकी जो भी कार्यवाही होती है वो जुवेनाइल कोर्ट में। तो ये जुवेनाइल कोर्ट का गठन किसके अंतर्गत हुआ है? तो ये इसी एक्ट के अंतर्गत हुआ है, जिसको हम बोलते हैं कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। ठीक है, तो ये चिल्ड्रंस कोर्ट बनाता है। चिल्ड्रंस कोर्ट फिर ऐसा नहीं कि बस सजा के लिए, यानी कि जो बोलते हैं पक्ष के लिए भी होगा, और यानी कि उनके अधिकार के लिए भी ये लड़ेगा। चिल्ड्रंस कोर्ट का क्या मतलब होता है? यानी कि मान लीजिए कि यदि कोई एडॉप्टेड चाइल्ड है, ठीक है, अब उसको एडॉप्टेड चाइल्ड है, फिर उसका जो भी अधिकार है ना, तो वो किसको मिलना चाहिए? जैसे कि अनाथ आश्रम में बच्चे रहते तो वो कहाँ जाएंगे? उनके अधिकारों को कौन देख रेख करेगा? तो वो चिल्ड्रंस कोर्ट में ही उनकी सुनवाई होती है। ठीक है, साथ में ये एक्ट क्या बोलता है कि बच्चे कौन होते हैं, पहले तो हमको ये जानना है। तो 0 से 18 यानी कि 18 वर्ष की उम्र तक के लोग बच्चे कहलाते हैं इस एक्ट के अंतर्गत, है ना। ये याद रखना है आपको, इस एक्ट के अंतर्गत 18 उम्र से कम के बच्चे जो होते हैं वो बच्चे कहलाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये बोला है राष्ट्रीय आयोग का गठन करना है। तो राष्ट्रीय आयोग क्या होता है उसको हम देखते हैं। देखिए, जैसा कि यदि कोई भी आयोग और या फिर कोई भी बॉडी, जिसको हम बोलते हैं संगठन, संस्था, कुछ भी, यदि किसी एक्ट के अंतर्गत बनाई जाती है ना, तो उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है,
एज इट इज़ आप इसको ऐसे ही समझिए, ठीक है। ये बेयर एक्ट्स होते हैं, यदि हिंदी में आप पढ़ने जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, आपको एग्जाम क्लियर करना है तो उसके लिए आपको केवल समझने से मतलब है, ठीक है। आपको वहाँ क्या करना है, टिक टिक तो करना है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए ज़रूरी आपका क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, उसके लिए आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि वो आप हिंदी में जान रहे हो या इंग्लिश में जान रहे हो, कंटेंट आपको हिंदी में अवेलेबल हुआ है या इंग्लिश में अवेलेबल हुआ, आप जानते हैं, ये मैटर करता है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि ये बोलता है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है कि किसी भी एक्ट के अंतर्गत बनाई जाए तो उसको स्टैट्यूटरी बोलते हैं, ठीक है। फिर जैसा कि मैंने बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये बॉडी आती है, इसका ऑपरेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या दिखा है, 5 फरवरी 2007, ठीक है, और इसमें क्या दिया है, 5 मार्च 2007। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों डेट अलग क्यों है ना। तो ये डेट अलग जो है ये मिनिस्ट्री में ही है, ऐसे अलग अलग डेट, तो आप सोचेंगे कि लेना किसको है, तो नियरली अबाउट आप ये समझ लीजिए कि फरवरी मार्च के आसपास ली गई है, तो आप इसको मार्च ही समझ के चलिए, ठीक है। मार्च यदि एग्जाम में आएगा तो आप इसको क्या टिक करेंगे, 5 मार्च 2007, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ये क्या बोलता है, द कमीशन इज मैंडेटेड अंडर सेक्शन 13 ऑफ CPCR एक्ट 2005। CPCR क्या है, इन शॉर्ट चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन, है ना, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। ये क्या इंश्योर करता है कि to ensure that all laws, policies, programs and administrative mechanism are in consonance with the child rights perspective as enshrined in the Constitution of India and the UN Convention on the Rights of the Child। इसका क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना ज़रूरी है। ये धारा 13 के अंतर्गत, ये एक्ट में धारा 13 जो है वो ये बोलती है कि कोई भी नियम, है ना, चाहे या फिर कोई भी कानून, कोई भी नियम, कोई भी प्रोग्राम, है ना, कोई भी प्रोग्राम या कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था किसी भी प्रकार की बनाई जाएगी तो वो बाल अधिकार को मद्देनज़र रखते हुए ही बनाई जाएगी। तो वो कौन सा बाल अधिकार है, वो ऐसे बाल अधिकार है जो हमारे संविधान में दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे हमारा संविधान क्या बोलता है, हमारा संविधान बोलता है कि आप याद कीजिए कि आर्टिकल नंबर 23 क्या बोलता है हमको, कि यानी कि बेगरी जो है नहीं करवाना है ना, यानी कि जो ये बेगरी क्या है वो कानूनी अपराध है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलता है वो कि इनका जो है शोषण नहीं होना चाहिए, महिलाओं का और बालकों का शोषण नहीं होना चाहिए, है ना, ट्रैफिकिंग को एबॉलिश करता है, ठीक है। जो क्रय विक्रय होते हैं, है ना, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इसकी जिसको हम ट्रैफिकिंग इन इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी में मुझे वर्ड इसके लिए एग्जैक्टली मिल नहीं रहा है ना, तस्करी, सॉरी तस्करी बोलते हैं, मानव तस्करी जिसको हम बोलते हैं, सॉरी मानव तस्करी जो होती है उसको एबॉलिश करता है, ठीक है। तो यानी कि जो संविधान में दिया हुआ है बालकों के लिए अधिकार, उसको मद्देनज़र रखते हुए सभी प्रोग्राम, लॉज, पॉलिसीज बनाई जाएंगी। साथ ही एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ये UN कन्वेंशन क्या होती है, तो जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, जैसे हम सभी जानते हैं ना, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की 1992 में, है ना, जो मीटिंग हुई थी वो क्या बोली थी, वो इसको बोली थी कि बालकों के अधिकार के लिए हमको क्या करना है, कार्य करना है। तो इंडिया उसका मेंबर है, इंडिया ने वो जो संधि हुई थी उसको इंडिया ने साइन किया था, ठीक है। तो इंडिया जब साइन किया तो उसका मेंबर हो गया, यानी कि इंडिया जो भी कार्य करेगा बालकों के अधिकार को ध्यान में रखते हुए ही, बालकों के संरक्षण एवं अधिकार को ध्यान में रखते हुए ही वो कार्य करेगा, ठीक है। इस तरह से है, as defined by the commission, child includes person up to the age of 0 to 18 years। यानी कि ये कमीशन क्या बोलती है, जो कि किसके अंतर्गत बनाई गई है, प्रोटेक्शन
फॉर द जिसको हम बोलते हैं कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के अंतर्गत जो बनाई गई है, जो नेशनल कमीशन, राष्ट्रीय आयोग, वो बोलती है कि बच्चे जो होते हैं 0 से 18 वर्ष की आयु के होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, यानी कि आपने राष्ट्रीय आयोग का गठन तो कर दिया, लेकिन मेंबर कौन है, तो ये आप ये ध्यान में रखिए, ये 7 सदस्य की ये आयोग है। 7 सदस्य, 7 सदस्य किस तरह से, एक चेयरपर्सन होगा और 6 मेंबर होंगे, इसके सदस्य होंगे, ठीक है। 7 सदस्यीय आयोग है ये, जिसको हम समझ सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो 7 में एक चेयरपर्सन है और 6 मेंबर है। उन 6 मेंबर में 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है। तो किस तरह की कोई भी क्या बन सकता है, क्या नहीं, क्या कोई भी मेंबर बन सकता है, क्या कोई भी चेयरपर्सन बन सकता है, नहीं। तो ये क्या बोलता है ये एक्ट कि कौन बन सकते हैं, तो आगे आगे हम देखते हैं। चेयरपर्सन जो होंगे वो ऐसे होंगे, पर्सन ऑफ एमिनेंस एंड हैज डन एन आउटस्टैंडिंग वर्क फॉर प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। कौन होंगे, जिनको जो है अनुभव होगा, यानी कि जो बालकों के अधिकार के लिए कार्य कर रहे हैं जो व्यक्ति, वही चेयरपर्सन बन सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मेंबर्स कौन होंगे, यानी कि सदस्य कौन होंगे और उनको अपॉइंट कौन करेगा। तो जैसे कि मैंने बताया राष्ट्रीय आयोग है, तो अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब राज्य आयोग होगा तो अपॉइंट कौन करेगा, अब आप बताइए, इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर देंगे। यदि राज्य आयोग है तो अपॉइंट कौन करेगा, जब राष्ट्रीय आयोग है तो अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जब राज्य आयोग है तो अपॉइंट कौन करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कौन होनी चाहिए, मेंबर्स। मेंबर्स के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैसा एक्सपीरियंस होना चाहिए, एजुकेशन में, यानी कि शिक्षा में, चाइल्ड हेल्थ केयर, वेलफेयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि जो बालकों के स्वास्थ्य संबंधी जो भी हैं उनमें उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस, जुवेनाइल जस्टिस मैंने क्या बताया कि जो 18 से कम उम्र के लोगों के लिए जो न्याय की बात करती है वो जुवेनाइल कहलाते हैं, ठीक है। फिर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर एंड चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस, जैसे कि मैंने बताया चाइल्ड लेबर, बच्चों को जो है वो एक्सप्लोसिव इंडस्ट्रीज में काम नहीं कर सकते हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं कि बालकों से हम बच्चों से हम क्या चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते। लेकिन ये भी है, आप ये संविधान बोलता है कि 14 वर्ष की आयु के बाद बच्चे जो है परिवार में साथ दे सकते हैं, जो पारिवारिक बिजनेस होते हैं उसमें साथ दे सकते हैं, लेकिन वो बिजनेस उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना करता हो, शोषण ना करता हो, ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी कि उनको शोषण से बचाना है, ठीक। तो वो क्या है, एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। फिर चाइल्ड साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, यानी कि सामाजिक और मानसिक जो मनोवैज्ञानिक हैं, है ना, वो भी किसके, बालकों के। फिर उसके बाद लॉज रिलेटेड टू चिल्ड्रन, यानी कि उनको एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए, जो भी बच्चों से रिलेटेड जो कानून है उनमें उनको जो है निपुण होना पड़ेगा। ये होते मेंबर्स की एलिजिबिलिटी है ये। शिक्षा कैसे याद करोगे, शिक्षा स्वास्थ्य, देखो ऐसे याद करो, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय कानून। फिर उसके बाद शोषण, यानी कि चाइल्ड लेबर जिसको हम बोलते हैं, चाइल्ड लेबर और चाइल्ड साइकोलॉजी सोशियोलॉजी, यानी कि मनोवैज्ञानिकी, है ना, सामाजिक, यानी कि बालकों के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो चिकित्सक होते हैं वो एक्सपीरियंस जो उनके पास होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आ जाइए, ये जैसा कि मैंने बताया 2007 में बना है, यानी कि 14 साल हो चुके। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो चेयरमैन कौन है, अभी प्रेजेंट की चेयरमैन कौन है, तो वो है प्रियांक कानूनगो। कौन, प्रियांक कानूनगो। ये जो है जो चेयरपर्सन है, ये इनका कार्यकाल 2021 तक है, यानी कि 18 में अपॉइंट हुए हैं। इसका मतलब यहाँ से आपको एक पॉइंट समझ में आई कि ये जो बनते हैं, जो भी चेयरमैन होते हैं वो 3 साल के लिए नियुक्त होते हैं। अभी प्रेजेंट में प्रियांक जी ही हैं, है ना, अभी न्यूली अपॉइंट कोई नहीं हुआ है। आपके एग्जाम तक कोई अपॉइंट नहीं होगा, इसीलिए आप प्रियांक, यदि एग्जाम में आता है तो प्रियांक कानूनगो को ही आप टिक करके आना, ठीक है। तो ये 3 साल के लिए ये जो है अपॉइंट होते हैं, ये याद रखना है आपको, 3 साल, ठीक है, यानी कि इनका टर्म्स कितना होता है, 3 साल।
फिर उसके बाद इनकी मैक्सिमम सर्विंग एज क्या होती है, यानी कि कब तक, तो 65 वर्ष की आयु चेयरमैन के लिए, लेकिन मेंबर्स के लिए कितनी, 60 वर्ष की आयु। ठीक है, मेंबर 60, चेयरमैन 65, कितने साल, 3 साल। ठीक है, फिर उसके बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, क्या पावर है, कि वो चेयरमैन को, जिसको हम बोलते हैं चेयरपर्सन को, अध्यक्ष को उनके पद से रिमूव कर सकता है। लेकिन कब, ऐसे ही बस कभी भी मन किया तो रिमूव कर देगा, नहीं, ऐसी रिमूव नहीं करेंगे। जब एकदम प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी हो, यानी कि उन्होंने कुछ, यदि लग रहा है कि वो इनकेपेबल है, उस पद में बैठने के योग्य नहीं है, तब रिमूव करेंगे। या उनका कोई भी बिहेवियर जो है सही नहीं है, तब ही केवल, वो भी प्रूवन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उनको लगना नहीं चाहिए, प्रूव होना चाहिए। ठीक है, तब जा करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो पावर है कि वो उनको रिमूव कर सकते हैं उनके पद से। फिर इनका कार्य क्या है, ये करते क्या है, जैसे कि बाल अधिकार से समझ में आता है। ठीक है, लेकिन आपको पॉइंट्स में पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, कि इनके फंक्शंस क्या है, इनकी कार्य प्रणाली क्या है, किस तरह से ये कार्य करते हैं, तो उसको हम देखते हैं। इट एग्जामिन्स एंड रिव्यूज द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड बाय द लॉज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड रिकमेंड्स मेजर फॉर द सेम टू गवर्नमेंट, यानी कि ये क्या करते हैं, जो भी बालकों के अधिकार से रिलेटेड जो भी कानून है, ठीक है, उसमें जो भी प्रावधान है उसके बारे में ये सरकार को बताते हैं। एक बार और मैं रिपीट करती हूँ, बालकों के अधिकार से रिलेटेड जो भी कानून है उसके बारे में ये सरकार को सलाह देते हैं। ठीक है, ये एक रिकमेंडिंग बॉडी है। रिकमेंडिंग बॉडी का मतलब होता है सलाह देने वाली आयोग है, ये सलाह देगी किसको, सरकार को। ठीक है, इट कैन सबमिट अ रिपोर्ट एनुअली और एज इट डीम्स फिट फॉर रिकमेंडेशन ऑफ दीज मेजर्स। ये क्या करेगी, अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, कब, वार्षिक, यानी कि साल भर में, एनुअली जिसको हम बोलते हैं, साल भर में ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ठीक है, फिर क्या होता है, रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद सरकार विचार करती है कि इनकी बातों को मानना है कि नहीं। एक बात इंपॉर्टेंट है, सरकार बाध्य नहीं है इनकी बातों को मानने के लिए, क्योंकि ये एक रिकमेंडिंग बॉडीज हैं। समझ में आ रहा है, रिकमेंडिंग मतलब सलाह केवल देंगे ये। ठीक, इट कैन इंश्योर इनटू द वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड रिकमेंड इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन दीज केसेस, यानी कि बालकों के अधिकार का कहीं भी उल्लंघन हुआ है तो ये उनके बारे में ये सलाह देंगे कि ये सही नहीं हो रहा है, इस तरह से। ठीक है, फिर while inquiring into any such matter, the NCPCR has powers of civil court trying a suit and in particular in respect of the following matters। इसका मतलब क्या है, इनके पास पावर है, जब भी ये किसी भी केस की तहकीकात करेंगे तो इनके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, सिविल कोर्ट की पावर है इनके पास। ठीक है, फिर उसके बाद फॉलोइंग केसेस मतलब कौन कौन से केस में इनके पास सिविल कोर्ट की पावर है, तो देखिए आप, समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, यानी कि किसी को भी ये क्या कर सकते हैं, समन कर सकते हैं। ठीक है, और किसी के भी कोई प्रस्तुत हो, समन तो कर दिए, साथ में वो आए भी तो। ठीक है, उसके लिए ये देखेंगे। रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, यानी कि यदि इन्होंने कहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए तो यानी कि अब प्रस्तुत करने ही पड़ेंगे। ठीक है, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट यदि फाइल हुए हैं तो उनके बारे में ये क्या करेंगे, एविडेंस जुटाएंगे। फिर रिक्विजिटिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, यानी कि किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड से और किसी भी कोर्ट से इनके पास पावर है कि ये जो है कोई भी रिकॉर्ड जो है वो ये ले सकते हैं। ठीक है, इशूइंग समन्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स, ये समन दे सकते हैं किसको, किसी भी, जिसको हम बोलते हैं आई विटनेस जो होता है ना, जिसको किसी भी केस के बारे में जानकारी है, उनको भी समन दे सकते हैं प्रेजेंट होने के लिए। ठीक है, ये सब केस में, आई रिपीट वंस अगेन, मैं फिर से आपको बता देती हूँ, किसी को भी ये समन कर सकते हैं, किसी भी कोर्ट से ये एविडेंस जुटा सकते हैं, किसी भी एफिडेविट में ये जो है एविडेंस
किस तरह से होंगे, यानी कि किसी भी कोर्ट से ये रिकॉर्ड जुटा सकते हैं और किसी भी एफिडेविट में ये एविडेंस जुटाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये कोई भी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य कर सकते हैं किसी को भी। फिर साथ में ये किसी भी विटनेस को जो है गवाह को प्रस्तुत होने के लिए भी समन कर सकते हैं। However, National Commission is prohibited from inquiring into any matter which is pending before a State Commission for Protection of Child or any other statutory commission. यहाँ पे important point है, जो राष्ट्रीय आयोग है वो क्या नहीं कर सकता, ये सब तो कर सॉरी ये सब तो कर सका, ठीक है, कि एविडेंस मेरे पास ले आओ ये करो, लेकिन कब नहीं कर सकता, यदि कोई भी केस राज्य आयोग के पास है, जो बालकों के अधिकार के लिए जो बनाए गए हैं राज्य आयोग, तो यदि कोई केस उनके पास है तो ये उनके केस में इंटरफियर नहीं कर सकता, ठीक है। साथ में ये किसी और, जैसे कि मैंने आपको, जैसे महिला आयोग हो गया और अन्य कोई आयोग हो गया है ना, इतने सारे आयोग हैं, जैसे कि शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, बैकवर्ड क्लास, इनके जो भी कमीशन है, यदि उनमें कोई केस पेंडिंग है तो ये उनसे भी क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, कौन, राष्ट्रीय आयोग, ठीक है। फिर उसके बाद टू इंस्पेक्ट एनी जुवेनाइल कस्टोडियल होम और एनी अदर प्लेस ऑफ रेसिडेंट और इंस्टीट्यूशन अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी इंक्लूडिंग एनी इंस्टीट्यूशन रन बाय सोशल ऑर्गेनाइजेशन where children are detained or lodged for the purpose of treatment, reformation or protection and take up with these authorities for remedial action. इसका मतलब क्या है, आप सोच रहे हैं इतना लंबा चौड़ा याद करना है, नहीं, आपको याद नहीं करना है, आपको समझना है। क्या समझना है कि ये जो नेशनल कमीशन होती है वो क्या करेगी, इंस्पेक्ट करेगी। क्या इंस्पेक्ट करेगी, ये जुवेनाइल कस्टोडियल होम, यानी कि जहाँ पे बच्चे रह रहे हैं ना, जैसे कि अनाथ आश्रम हो गया, ठीक है, जहाँ बच्चे रहते हैं, या सरकार द्वारा चलाई जा रही कोई भी संस्था जहाँ बच्चे रह रहे हैं, जैसे कि बच्चे बचाए जाते हैं, जैसे कि कैलाश सत्यार्थी जी को बचपन बचाओ आंदोलन के लिए जो है नोबल पुरस्कार मिला, ठीक है। तो वो जो है वो क्या करते हैं, बच्चों को बचा के रिहैबिलिटेट करते हैं। रिहैबिलिटेट मतलब क्या करते हैं, वो बाल गृह जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे वो पहुँचाते हैं और साथ में उनके खुद आश्रम चलते हैं, ठीक है। तो ये सभी जगह और भी कितने सारे आश्रम चलते हैं, सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, साथ में एनजीओस चलते हैं। तो इनके पास अधिकार होता है कि वो कहीं पे भी देख सकते हैं, देख रेख कर सकते हैं कि सही तरीके से सभी कार्य बालकों के हित में हो रहे हैं कि नहीं, इस तरह से ये देखेंगे। साथ में उनको सही ट्रीटमेंट मिल रही है कि नहीं, ये भी काम किसका है, राष्ट्रीय आयोग का है। जिस तरह से राष्ट्रीय आयोग कार्य करती है उसी तरह से राज्य आयोग भी कार्य करती है, सिमिलर पैटर्न में, क्योंकि ये जो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 है वो राष्ट्रीय एवं राज्य आयोग की बात करती है। तो अलग अलग उनके कार्य प्रणाली नहीं होगी, सिमिलर प्रणाली होंगी, कार्य प्रणाली होंगी, जहाँ पे राष्ट्रीय आयोग का गठन केंद्र सरकार करेगी और राज्य आयोग का गठन राज्य सरकार करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपसे बोला था, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको बताती हूँ। राज्य आयोग का गठन राज्य सरकार करती है और साथ में राज्य आयोग अपनी सभी रिपोर्ट्स राज्य सरकार को पेश करते हैं, राज्य सरकार को देते हैं। राज्य सरकार देखती है कि क्या उनको अपनी पॉलिसीज़ में, प्रोग्राम्स में, कानून में कौन से नियम लागू करने हैं। जैसा कि मैंने बताया ये केवल सलाह देंगे, बाध्य नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है कंप्लीट हुआ। इसकी फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उससे आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे यूट्यूब चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन वंस अगेन, हैप्पी न्यू ईयर 2022, हैव अ वंडरफुल and have a brilliant year ahead. Thank you for the session.